प्यारे दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लाएं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको नींद नहीं आती या मन बेचैन रहता है तो ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो अब अपने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर लीजिए, आराम से लेट जाइए, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और अपनी सांसों को महसूस कीजिए। न ज्यादा तेज न बहुत धीमी, बस वैसे ही जैसे ठंडी हवा धीरे से चेहरे को छूती है। अब हर चिंता, हर सोच को एक एक करके बाहर निकाल दीजिए। आप और हम बस इस पल में हैं। अब तैयार हो जाइए क्योंकि हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। सुबह का वक्त था। सर्दी ने गांव को ऐसे जकड़ रखा था जैसे किसी ने आसमान से बर्फ की चादर उड़ा दी हो। धुंध इतनी गाढ़ी कि 20 कदम आगे का भी पता नहीं चलता। पर इस सफेद चुप्पी के बीच एक आवाज हर सुबह सुनाई देती थी, चलो मिट्टी, आज भी साथ निभाना है। ये आवाज थी बाबा रामसरन की। सफेद दाढ़ी में बर्फ जमी थी, आंखों में उम्र की झुर्रियां नहीं, जिद की लकीरें थीं। 75 साल के इस बूढ़े के हाथ अब भी उसी मिट्टी को पलटते थे जिसमें कभी वो और उसका बेटा मिलकर बीज बोया करते थे। रामसरन का दिन सूरज से पहले शुरू होता था। वो लकड़ी के तख्त पर बैठकर अपने पुराने मोजे पहनते, फटी कमीज के ऊपर ऊनी कोट डालते और अपने पैर की पुरानी चप्पलें घसीटते हुए दरवाजे से निकलते। रास्ता रोज वही घर के पीछे का वो छोटा सा रास्ता जो सीधे खेत तक जाता था। मिट्टी उनके पैरों को पहचानती थी, हर कदम जैसे कहता, आ गए तू, आज फिर अकेला। खेत पर पहुंचते ही वो झुककर मिट्टी उठाते, उसे हाथों में मसलते, सूंघते, फिर मुस्कराते, तू अब भी वही है, बस मैं बूढ़ा हो गया। उनका खेत बड़ा नहीं था, पर हर कोने से एक याद जुड़ी थी। उत्तर की ओर वो नीम का पेड़ जहां उनके बेटे रमेश ने पहली बार पेड़ पर झूला डाला था। पूर्व की मेड़ जहां उनकी पत्नी गीता ने आखिरी बार उनके लिए खाना लाकर रखा था। और बीच का वो टुकड़ा जहां बाबा ने खुद अपनी उंगलियों से हर साल बीज दबाया था, मानो कोई पिता अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखता हो। गांव में लोग कहते थे, रामसरन अब अकेला है, उसे खेत छोड़ देना चाहिए। पर वो हर बार हंसकर कहते, खेत छोड़ दूं तो जीऊंगा कैसे? ये मेरा परिवार है और ये फसल मेरी औलाद। उनके लिए खेत सिर्फ जमीन नहीं था, वो उनका घर, साथी और भगवान सब था। वो उससे बातें करते, उससे सलाह लेते और कभी कभी झगड़ते भी थे। देख मिट्टी, वो कहते, तू बार बार कड़ी मत हो जाया कर, तेरे बिना हल नहीं चलेगा। और हवा जवाब में चल देती, सरसराहट ऐसी होती मानो मिट्टी कह रही हो, चल बाबा, आज भी साथ हैं। दिन ढलने लगता तो वो अपने छोटे से तसले में 2 रोटियां, प्याज और थोड़ा नमक रखकर खेत की मेड़ पर बैठ जाते। धीरे धीरे कौर लेते और हर निवाले के बाद आंखें बंद कर लेते। तूने साथ दिया मिट्टी, इसलिए खाना खा पा रहा हूं, वो कहते। कभी कभी चिड़ियां पास आ जाती तो वो उन्हें भी टुकड़ा फेंक देते, ले तू भी मेहनत से पेट भर। गांव के बच्चे जब स्कूल से लौटते तो खेत के किनारे से चिल्लाते, बाबा घर चलो ना। रामसरन हंसते, अरे घर तो यही है रे, वो तो बस सोने की जगह है। बच्चे हंसते हुए भाग जाते और बाबा फिर मिट्टी में हाथ डाल देते। शाम को जब धुंध गहराती तो वो लालटेन जलाते और खेत के चारों ओर घूमते, हर पौधे को छूते हुए जैसे गिनती करते, 1 2 3, हाँ सब ठीक है। फिर वो मेड़ पर बैठकर आसमान देखते, आज बादल नहीं है, अच्छा है, ठंड बढ़ेगी पर फसल बची रहेगी। बाबा को ठंड से डर नहीं लगता था। उन्हें डर था तो सिर्फ एक चीज का, अगर कभी खेत अकेला रह गया तो मिट्टी भी मर जाएगी। इसलिए चाहे सर्दी हो या बरसात, वो रोज खेत आते। रात को लौटते वक्त जब गांव के सारे घरों में चूल्हे जल चुके होते तो बाबा अपने कंधे पर वो पुरानी लाठी टिकाकर धीरे धीरे घर की ओर चलते। गांव के लोग कहते, देखो वो जा रहा है रात का पहरेदार, और कोई जोड़ देता, जब तक वो जिंदा है खेत सुरक्षित है। घर पहुंचकर वो मिट्टी के ढेले को चौकी पर रखते और धीरे से कहते, अब सो जा मिट्टी, कल फिर तुझे जगाऊंगा। फिर वो वही पुरानी चारपाई पर लेटते, फटी कंबल ओढ़ते और कमरे की दीवार पर टंगी बेटे की फोटो को देखते, देख बेटा, तेरे बिना भी सब चल रहा है, पर हाँ, खेत अब भी तेरा नाम लेता है। फोटो के नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, रमेश कुमार, BA पास 1998। बाबा हर रात उसे देखते और मुस्कराते, डिग्री तेरे पास है लेकिन जिंदगी अब भी मेरे पास है। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगतीं, पर होंठ अब भी हिल रहे होते, मिट्टी, कल जल्दी जगाना, बहुत काम है। और कमरे में सिर्फ लालटेन की रोशनी रहती जो दीवार पर झिलमिलाती, जैसे किसी ने वहां 2 परछाइयां छोड़ दी हों, एक बाबा की और एक उस मिट्टी की जिससे उसका रिश्ता जन्म से भी पुराना था। वो दोपहर बाकी दिनों जैसी नहीं थी। हवा में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बड़ी बात होने वाली हो। आंगन में पुरानी चारपाई पर बाबा रामसरन बैठे थे। उनकी गोद में तौलिया पड़ा था जिसमें वो गांव की मिट्टी बांधकर रखते थे,
कहते थे ये मेरी ताकत है, पर आज वो मिट्टी भी ठंडी लग रही थी। घर के अंदर से बर्तन खनकने की आवाज़ आई। उनकी बीवी गीता धीमी आवाज़ में बोली, बाबा आज फिर रमेश शहर जाने की बात कर रहा है, इस बार तो शायद सचमुच चला ही जाएगा। रामसरन ने गहरी सांस ली, कुछ नहीं बोले, बस मिट्टी की गठरी को थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद रमेश बाहर आया। उम्र होगी 22-23, गोरा रंग, आंखों में चमक और दिल में जोश। उसके हाथ में एक पुराना बैग था और जेब में एक ट्रेन का टिकट। उसने पिताजी के पास आकर धीरे से कहा, बाबा मैं शहर जा रहा हूँ, नौकरी का मौका मिला है, आप समझेंगे ना। बाबा ने उसकी तरफ देखा देर तक। चेहरे पर न गुस्सा था न रुकावट, बस वो चुप बैठे रहे। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद बोले, रमेश शहर में मिट्टी नहीं होती, वहां जमीन को सीमेंट कहते हैं, सावधान रहना। रमेश ने हल्का सा हंसकर कहा, बाबा अब जमाना बदल गया है, मिट्टी में मेहनत से ज्यादा दिमाग की कीमत है। आप तो हमेशा कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है, बस मैं भी वही फल ढूंढने जा रहा हूं। रामसरन ने उसकी आंखों में झांका। उन्हें वहां चमक नहीं, जल्दी दिखी। वो जानते थे शहर का सपना गांव की हवा से बड़ा लगता है, लेकिन वहां सांस लेना मुश्किल होता है। उन्होंने बस इतना कहा, जाना है तो जा बेटा, लेकिन याद रखना जिस मिट्टी पर चलना सीखता है इंसान, उसी के सहारे बुढ़ापा चलता है। रमेश ने पलटकर कहा, मैं लौट कर आऊंगा बाबा, बड़ा आदमी बनकर, तब हम दोनों खेत छोड़ देंगे, आराम करेंगे। बाबा मुस्कराए। वो मुस्कान किसी खुशी की नहीं थी, वो थी एक किसान की स्वीकार की मुस्कान, क्योंकि वो जानते थे जो बीज अब उड़ रहा है वो वापस कब अंकुर बनेगा इसका कोई भरोसा नहीं। शाम तक रमेश का बैग तैयार हो गया। गांव के कुछ लड़के उसे छोड़ने स्टेशन तक जाने वाले थे। गीता ने बेटे के लिए 2 रोटियां और गुड़ का टुकड़ा बांधा। रास्ते में खा लेना, उसने कहा, ठंड बढ़ रही है। बाबा ने बस दूर से देखा, कुछ कहना चाहा, फिर रोक लिया। जब रमेश बाहर निकला तो बाबा ने उसके पीछे से पुकारा, रमेश। वो पलटा। बाबा ने हाथ में मिट्टी का छोटा सा ढेला उठाया और कहा, ले जा इसे साथ, जब भी लगे कि कुछ छिन गया तो इसे पकड़ लेना, इसमें तेरे हिस्से का घर है। रमेश ने हंसते हुए मिट्टी का ढेला लिया। बाबा अब ये सब पुरानी बातें हैं, शहर में ये चीजें कौन समझेगा। रामसरन ने बस सिर झुका लिया। शहर नहीं समझेगा बेटा, पर तुझे कभी भूख लगी तो वही मिट्टी याद आएगी। स्टेशन तक जाते हुए धुंध घिरने लगी थी। गांव के बच्चे पीछे पीछे दौड़ रहे थे। भैया नौकरी पर जा रहा है, शहर में बड़ा आदमी बनेगा। बाबा घर के दरवाजे पर खड़े थे, न हाथ हिला रहे थे न आवाज लगा रहे थे, बस देख रहे थे, जैसे कोई पेड़ अपने फल को गिरते देखता है और सोचता है, चलो अब तू भी अपनी मिट्टी ढूंढ ले। ट्रेन की सीटी गूंजी और उनके कानों में वही गूंज देर तक बजती रही। गीता धीरे से बोली, आपने रोका क्यों नहीं। बाबा बोले, जिसे सपनों की धूप दिख जाए उसे कोई परछाई नहीं रोक सकती। दिन बीतते गए। शुरू में रमेश के खत आते रहे, बाबा शहर बहुत बड़ा है, यहाँ सब कुछ चमकता है, मैं जल्द पैसे भेजूंगा। बाबा हर खत को पढ़ते और उसे उसी मिट्टी में रख देते जहां उनका बेटा खेला करता था। पर कुछ महीनों बाद खत आना बंद हो गए। फिर साल बीत गया। गीता हर शाम चौखट पर बैठकर रास्ता देखती, पर कोई नहीं आता। बाबा कुछ नहीं कहते, बस खेत चले जाते। एक दिन पड़ोसी ने पूछा, रामसरन तेरे बेटे का कोई पता नहीं। बाबा ने हंसकर कहा, बीज बोया है, उगेगा जरूर, बस मौसम का इंतजार है। धीरे धीरे गांव के लोग समझ गए, वो बूढ़ा अब अपने खेत से बातें करता है क्योंकि उसका बेटा शहर की हवा में खो गया है। पर बाबा की मिट्टी अब भी हर साल हरी होती थी, जैसे वो कहना चाहती हो, तेरा इंतजार मैं भी कर रही हूँ। एक रात जब ठंडी हवा चल रही थी और बाबा लालटेन लेकर खेत में घूम रहे थे तो वो उसी नीम के पेड़ के नीचे रुके, वो जगह जहाँ रमेश ने आखिरी बार उन्हें गले लगाया था। उन्होंने मिट्टी की तरफ देखा और कहा, तू ही अब मेरा बेटा है, तेरे बिना तो मेरा नाम भी अधूरा है। मिट्टी की नमी ने उनके आंसू सोख लिए। आसमान पर हल्का चांद निकला था, ठंड थी, पर बाबा के दिल में एक गर्मी थी, क्योंकि उन्होंने किसी से उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वो रोज सुबह उठते, खेत आते और एक नई जगह मिट्टी पलटते, जैसे हर दिन अपने बेटे को एक और मौका दे रहे हों कि शायद आज लौट आए। गांव वाले कहते, रामसरन अब पागल हो गया है, अपने बेटे से बातें करता है। और बाबा हंस देते, हाँ करता हूँ, मिट्टी भी तो मुझसे करती है। वक्त बीतता गया। गीता भी चल बसी। अब बस खेत था, बाबा थे और वो मिट्टी जो अब बेटे की जगह थी। हर शाम जब वो हल थामते तो नीम के पेड़ की तरफ देखकर कहते, सुन मिट्टी, अगर वो लौट आए कभी तो बता देना कि बाप अब भी जिंदा है। और उस दिन से जब भी हवा चलती तो खेत की बालियां एक साथ झूम उठती, जैसे कोई धीरे से कहता हो,
ठीक है बाबा, बता देंगे। सर्दियों का मौसम अब अपने पूरे जोर पर था। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेते वक्त फेफड़े जैसे चुभते थे। गांव के सारे लोग शाम ढलते ही अपने अपने घरों में दुबक जाते थे। हर आंगन में चूल्हे की गंध, हर कमरे में रजाई की गर्माहट। पर एक जगह ऐसी थी जहां हर रात चूल्हा नहीं जलता था, वो था बाबा रामसरन का खेत। वो अकेले थे, लेकिन अकेलेपन का मतलब उन्होंने बाकी दुनिया से अलग परिभाषित कर रखा था। उनके लिए अकेलापन दुख नहीं था, बल्कि जिम्मेदारी का दूसरा नाम था। हर शाम जब सूरज डूबता, वो अपनी पुरानी लाठी, लालटेन और एक तसला लेकर खेत की ओर निकल पड़ते। रास्ता वही पुराना नीम के पेड़ के नीचे से होकर कच्ची मेड़ पर टेढ़ा सा रास्ता, जहां मिट्टी के ढेले उनके पैरों के निशान पहचानते थे। लोग खिड़की से झांककर कहते, फिर निकल गया वो पहरेदार, और कोई जोड़ देता, रामसरन अब पागल हो गया है, ठंड में भी खेत की रखवाली करता है। बाबा मुस्करा देते, पर कुछ कहते नहीं। उनके लिए ये खेत अब खेत नहीं था, ये उनके भीतर बचा हुआ बेटा था। हर बाल, हर पत्ती, हर लहराती हवा उन्हें उसी बेटे की याद दिलाती थी जो शहर चला गया था। रात के सन्नाटे में जब सियारों की आवाज़ दूर से आती, वो टॉर्च घुमाकर कहते, भाग जा रे, ये खेत मेरा है, यहाँ सिर्फ फसल उगेगी, डर नहीं। उनकी आवाज़ में थकान नहीं थी, बल्कि वो जिद थी जो किसी किसान के खून में होती है। रात के पहले पहर में वो आग जलाते, सूखी लकड़ी, गोबर की कंडियां और थोड़ी सी घास मिलाकर। आग की लपटें उठतीं तो उनके चेहरे की झुर्रियां सुनहरी दिखने लगतीं। वो आग के पास बैठकर हाथ सेंकते, फिर उठकर खेत के चारों कोनों में टहलते। हवा ठंडी थी, मगर खेत की मिट्टी अब भी गर्म थी, क्योंकि किसी ने उस पर भरोसे की मेहनत बोई थी। वो खुद से बातें करते, देख रामसरन, मिट्टी बोल नहीं सकती, लेकिन जब तू इसे छूता है ये सुनती है। अगर तू थक गया तो ये भी थक जाएगी। रात और गहराने लगती, धुंध खेत को सफ़ेद चादर की तरह ढक लेती। बाबा को कुछ दिखता नहीं, फिर भी वो बार बार टॉर्च घुमाते, मानो उन्हें अपने बेटे का साया दिखाई दे रहा हो। कभी कभी हवा के झोंके से लालटेन की लौ कांपती। बाबा उसे दोनों हथेलियों से ढक लेते और कहते, अरे नहीं, अभी बुझना मत, मैं अभी यहीं हूँ। वो लालटेन उनके लिए सिर्फ रोशनी नहीं थी, वो उनकी उम्मीद थी, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन बुझी नहीं थी। कभी रात के बीच में जब सन्नाटा बहुत गहरा होता, तो वो दूर आसमान की तरफ देखते और सोचते, क्या मेरा बेटा भी वहां कहीं किसी छत पर बैठा आसमान देखता होगा? उनके होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती, पर आंखों में धुंध उतर आती। अगर देखता होगा तो शायद वही सितारा देख रहा होगा जो मेरे ऊपर है। कई बार गांव के लड़के मजाक करते, बाबा ठंड में मर जाओगे एक दिन। तो बाबा जवाब में कहते, मर भी गया तो खेत की मेड़ पर मरूंगा, कम से कम फसल को डर नहीं लगेगा। धीरे धीरे गांव ने उन्हें नाम दे दिया, रात का बूढ़ा पहरेदार। और सच कहो तो उन्हें इस नाम पर गर्व था। वो कहते, पहले लोग भगवान की मूर्ति की रखवाली करते थे, मैं मिट्टी की मूर्ति की करता हूँ। फर्क बस इतना है कि मेरी मूर्ति सांस लेती है। हर सुबह जब गांव के लोग सोकर उठते तो खेत के किनारे से धुएं की हल्की लकीर उठती दिखती, वो बाबा की अंगीठी की बची हुई राख होती। लोग जानते थे, हाँ, वो आज भी जगा था। कभी कभी वो नीम के नीचे बैठते और पुराने दिनों को याद करते। रमेश के बचपन की आवाज़ जैसे हवा में घुली रहती। वो खुद से कहते, अरे शरारती, याद है जब तूने मेरा हल छिपा दिया था? और फिर खुद ही हंस देते। लोग दूर से देखते और कहते, अब वो मिट्टी से बात करता है। हाँ, वो करता था, क्योंकि मिट्टी ही अब उसका परिवार थी। शाम के बाद जब गांव की औरतें चूल्हा जलाकर बच्चों को रजाई में भेज देती, बाबा खेत में अकेले रहते। ठंड से पैर सुन्न हो जाते, पर उनकी उंगलियां अब भी मिट्टी में लकीरें खींचती रहती, जैसे किसी बच्चे का नाम लिख रही हों। कभी वो रुककर उस लकीर को देखते और धीरे से कहते, रामसरन का बेटा लौटा। कई बार धुंध में उन्हें किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती। वो टॉर्च घुमाते, पर वहां कोई नहीं होता। फिर भी वो मुस्कुरा देते, ठीक है बेटा, मत दिख, पर आना जरूर। धीरे धीरे उनका शरीर जवाब देने लगा था। कंधे झुक गए, टांगों में दर्द रहने लगा, पर खेत का चक्कर अब भी रोज पूरा होता था। हर बार वो आखिरी फेरे में मिट्टी की तरफ देखकर बोलते, चल, आज का पहरा पूरा हुआ। रात के आखिरी पहर में जब ठंड हड्डियों तक उतर जाती, तो वो लालटेन बुझाते हुए कहते, सो जा मिट्टी, मैं कल फिर आऊंगा। फिर धीरे धीरे उठते, कंबल ओढ़कर घर की तरफ लौटते। लेकिन कई बार आधे रास्ते में रुक जाते, पीछे मुड़कर खेत को देखते और बुदबुदाते, कसम तेरी मिट्टी, जब तक जान है तेरा पहरेदार नहीं सोएगा। गांव की औरतें कहती, भगवान करे उसका बेटा लौट आए। पर साल दर साल, सर्दी दर सर्दी बीतती रही। बाबा की चाल और धीमी हो गई, पर उनका भरोसा नहीं टूटा। अब जब कोई पूछता, बाबा कब तक खेत की रखवाली करोगे, तो वो मुस्कराकर जवाब देते, जब तक खेत कहेगा अब काफ़ी है। और सच में उस सर्द खेत के सन्नाटे में हर रात कुछ ऐसा होता था, जैसे मिट्टी खुद फुसफुसाती हो,
अभी नहीं बाबा, अभी तेरी जरूरत है। सर्दी इस बार जैसे दुश्मनी निभाने आई थी। हवा में इतनी ठंडक थी कि सांस लेते ही सीना जलने लगता। रात को खेत की मिट्टी भी बर्फ जैसी हो गई थी। जहां कभी हरियाली झूमती थी वहां अब बस धुंध और सन्नाटा पसरा था। लेकिन बाबा रामसरन के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। वो जानते थे फसल का सबसे बड़ा दुश्मन बारिश या सूखा नहीं बल्कि ठंड की रात होती है, क्योंकि जब ठंड लगती है तो मिट्टी भी जम जाती है, और अगर मिट्टी जम गई तो किसान का भरोसा भी जम जाता है। उस रात भी जब गांव के सारे घरों में चूल्हे जल रहे थे, बाबा ने अपना कंबल कंधे पर डाला, लाठी उठाई और खेत की तरफ निकल पड़े। हवा कानों में सीटी बजा रही थी, जैसे कोई कह रहा हो, अब तो रुक जा बूढ़े, तेरी उम्र नहीं ये ठंड झेलने की। पर बाबा मुस्कराए, ठंड तेरी है पर जिद मेरी है। खेत पहुंचते ही उन्होंने लालटेन जलाई। लौ कांप रही थी, जैसे डर रही हो कि इस सर्द हवा में जिंदा नहीं बचेगी। बाबा ने हथेलियों से उसे ढक लिया, बोले, अरे नहीं बिटिया मत डर, जब तक मैं हूं तू भी जलेगी। चारों तरफ बस धुंध थी, दूर कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन बाबा के कान अब भी तेज थे। खेत की हर आहट, हर सरसराहट उन्हें सुनाई देती थी। वो टॉर्च जलाते, कभी बाईं ओर देखते, कभी दाईं। कभी कभी किसी झाड़ी की टहनी हिलती तो वो लाठी से जमीन ठोकते, भाग जा रे, मैं यहीं हूं। उनकी आवाज खेत के पार तक जाती, और सच में कहीं दूर से झाड़ियों में हलचल होती, शायद कोई जानवर भाग गया था। बाबा की आंखों में चमक आ गई, अभी भी चल रहा है ये बूढ़ा पहरेदार। धीरे धीरे उन्होंने आग जलाई। लकड़ी गीली थी पर उन्होंने कई बार फूंक मारी। हवा ठंडी थी पर उनकी सांसें गर्म थीं। आखिरकार आग जल पड़ी, लपटें उठीं और उनका चेहरा चमक उठा। उन्होंने हाथ सेंके, फिर जेब से 2 सूखे मक्के के दाने निकाले और आग के पास रख दिए। भोजन नहीं तो क्या, खुशबू तो मिले, वो हंसकर बोले। रात के पहले पहर में ठंड ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। धुंध इतनी बढ़ गई कि उनके चारों तरफ का दुनिया जैसे गायब हो गई। बस लालटेन की लौ और आग की झिलमिलाहट रह गई थी। कभी कभी हवा का झोंका आता और लौ बुझने लगती तो बाबा उसे फिर से सीधा करते। देखा, जीत किसकी होती है, वो खुद से कहते, और फिर अपने गाल पर थपकी मारते। पर ठंड बढ़ती जा रही थी, हाथ सुन्न होने लगे थे, उंगलियां कड़ी हो गई थीं। उन्होंने अपने पैरों के पास की मिट्टी उठाकर दोनों हथेलियों के बीच रगड़ी। तू तो गर्म रहती है ना मिट्टी, मुझे भी थोड़ी गर्मी दे। मिट्टी जैसे उनकी बात समझ गई। कुछ ही देर में उनके हाथों में हल्की सी गर्मी दौड़ने लगी। वो मिट्टी को माथे से लगाकर बोले, जिसे सब ठंड कहते हैं वो तेरे बिना ही होती है। घंटों बीत गए। अब आधी रात हो चुकी थी। आसमान के तारे भी जैसे ठंड से सिकुड़ गए थे। चारों तरफ सन्नाटा था, बस आग की टपकती आवाज और उनके दिल की धीमी धड़कन। कभी कभी वो खुद से बातें करते, रामसरन तू क्यों नहीं रुक जाता? फिर खुद ही जवाब देते, क्योंकि मिट्टी ने अभी तक कहा नहीं, अब काफी है। वो अपनी पुरानी ऊनी टोपी उतारकर आग के पास रखते ताकि सूख जाए। पैरों में फटी जूतियां अब और कुछ नहीं रोक पा रही थीं। ठंड सीधी हड्डियों में उतर रही थी, पर उनके चेहरे पर वही शांति थी, वही दृढ़ता। कभी हवा तेज होती तो वो लाठी उठाकर कहते, चलो जितनी तेज चलनी है चलो, मैं यहीं हूं। और हवा मानो उनके इरादे से टकराकर कमजोर पड़ जाती। पास में बंधा उनका बूढ़ा बैल भी सिहर रहा था। बाबा उसके पास गए, उसके सिर पर हाथ फेरा। तू डर मत, तेरे साथ भी मैं हूं। जब तक मैं सांस ले रहा हूं कोई फसल को छू नहीं सकता। बैल ने जैसे जवाब में हल्की सी सांस छोड़ी। बाबा मुस्कराए, देखा हम दोनों में फर्क क्या है, तू मिट्टी जोतता है, मैं मिट्टी की रखवाली करता हूं। रात धीरे धीरे बीत रही थी, पर ठंड का वार अब और गहरा हो चुका था। उनके हाथ कांपने लगे थे, होंठ सूख गए थे। वो आग के पास झुके, राख में हाथ डालकर अंगारे खोजे, फिर धीरे धीरे उन्हें जिंदा किया। थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर और। आंखें अब भारी होने लगी थीं, कंधे झुक गए थे, सिर नींद में गिरने लगा। पर उन्होंने खुद को झटके से संभाला। सो गया तो खेत मर जाएगा रामसरन। वो उठे, लाठी थामी और फिर खेत की मेड़ों पर घूमने लगे। धुंध इतनी थी कि अपने ही पैरों के निशान नहीं दिख रहे थे, फिर भी वो चलते रहे। हर कदम, हर सांस, हर धड़कन जैसे एक वादा निभा रही थी। वो फसल की कतारों को छूते हुए कहते, तू संभल के रहना, मैं यहीं हूं। फिर खुद बुदबुदाते, जब तक मिट्टी गर्म है मैं भी गर्म हूं। और सच में उनकी हर सांस से भाप निकल रही थी। वो ठंड में भी धधक रहे थे, जैसे कोई बुझने से पहले पूरी ताकत से जल रहा हो। सुबह का आकाश हल्का सफेद होने लगा था। पंछियों की पहली आवाज सुनाई दी। बाबा ने आग की राख को मिट्टी से ढक दिया और लालटेन बंद की। धीरे से बोले, पहला पहरा पूरा हुआ। फिर उन्होंने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई, माथे से लगाई और मुस्कुराकर कहा, अब तेरी बारी मिट्टी, दिन की रखवाली तू कर।
उन्होंने अपनी लाठी उठाई, पीठ सीधी की और ठंडी हवा के बीच धीरे धीरे गांव की तरफ लौट चले। पैरों के निशान मिट्टी पर रह गए, जैसे किसी पहरेदार की ड्यूटी अब भी जारी हो। सुबह की धुंध अभी तक छंटी नहीं थी। सूरज की किरणें जैसे आलस से खेतों में उतरने की कोशिश कर रही थीं। गांव के बच्चे स्कूल जाने की तैयारी में थे और औरतें आंगन में चूल्हा सुलगा रही थीं, लेकिन हर किसी की नज़र एक ही तरफ थी, उस छोटे रास्ते की ओर जहां से बाबा रामसरन अपनी लाठी टिकाए, सिर पर पुराना ऊनी टोपा डाले रोज खेत की तरफ निकलते थे। अरे ये बूढ़ा तो पागल हो गया है। ये बात हर दिन वही लोग कहते जो कभी उनकी मेहनत की मिसाल दिया करते थे। उनके पड़ोसी बलदेव, जो पहले उनके साथ खेत जोता करते थे, अब हंसकर कहते, रामसरन, तू अब भी इस बंजर मिट्टी से उम्मीद लगाए बैठा है? तेरी उम्र आराम करने की है, खेत संभालने की नहीं। बाबा ने लाठी टिकाई और मुस्कुराते हुए कहा, बलदेव, जब आदमी मिट्टी से नाता तोड़ लेता है तब उम्र नहीं, जिंदगी बंजर हो जाती है। बलदेव हंसा। अब तू फसल नहीं, अपनी जिद उगा रहा है। बाबा ने शांति से जवाब दिया, हाँ, जिद ही तो है जो अब तक फसल को ठंड से बचाए हुए है। गांव में और लोग भी बातें करने लगे थे। कोई कहता, रामसरन का दिमाग अब चल गया है। कोई जोड़ देता, रात रात भर खेत में भटकता रहता है, ऐसे जैसे वहां खजाना गड़ा हो। लेकिन बाबा को फर्क नहीं पड़ता था। शाम को जब गांव के लोग अलाव के चारों तरफ बैठकर ठंड भगाते थे, बाबा फिर से अपने खेत की ओर निकल पड़ते। बलदेव के घर से आवाज आई, बाबा, आज तो पाला पड़ेगा, फसल जम जाएगी। बाबा ने जवाब दिया, इसलिए तो जा रहा हूं, ताकि मिट्टी जागती रहे। रात में वाकई ठंड ने हद कर दी थी। हवा जैसे जान ले लेने निकली थी। फसल के पत्तों पर बर्फ की परत जम गई थी, पर बाबा ने आग जलाई और पूरी रात खेत के चारों ओर घूमते रहे। लालटेन की रोशनी मिट्टी पर पड़ती तो लगता जैसे खेत भी जाग रहा है। सुबह जब गांव वाले अपने खेत देखने गए तो एक अजीब बात दिखी। जहां बाकी खेतों की फसल पाले से सफेद पड़ गई थी, वहीं बाबा रामसरन का खेत अब भी हरा था। बलदेव दौड़ता हुआ आया, अरे रामसरन, तेरी फसल तो बच गई। बाबा बस मुस्कुराए, बोले, मैंने मिट्टी को ठंड लगने ही नहीं दी। जब तक मैं उसके पास था उसे डर नहीं लगा। बलदेव हैरान था। उसने पूछा, पर कैसे? बाबा बोले, फसल को बस भरोसा चाहिए। जब उसे लगता है कोई उसके साथ है, वो मरती नहीं। बलदेव चुप हो गया। बाकी किसान इकट्ठा हो गए। ये कैसे हो सकता है? सबकी फसल पर पाला पड़ा है और इसके खेत में कुछ नहीं। बाबा ने मिट्टी उठाई और हाथ में मसलते हुए बोले, रात रात भर मैं इस मिट्टी को जगाता हूँ। जब बाकी सब सो जाते हैं, मैं इसे आग की गर्मी दिखाता हूँ। मिट्टी ठंड से नहीं, अकेलेपन से मरती है बेटा। उनके शब्दों में सच्चाई थी, क्योंकि उनके खेत का हर पौधा जैसे जिंदा था, सांस ले रहा था। लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बाकी खेतों की फसल काली पड़ गई है और बाबा की फसल अब भी हरी है, तो उनकी हंसी धीरे धीरे खामोशी में बदल गई। बलदेव, जो कल तक उनका मजाक उड़ाता था, अब सिर झुकाए खड़ा था। उसने कहा, रामसरन, तेरे जैसा आदमी अब नहीं बन सकता। तू मिट्टी से बात करता है और मिट्टी तुझे सुनती है। बाबा ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं बन सकता बलदेव? बस थोड़ी श्रद्धा चाहिए, थोड़ा धैर्य, और बाकी सब मिट्टी खुद सिखा देती है। उस दिन के बाद गांव वाले उन्हें बूढ़ा किसान नहीं, बल्कि मिट्टी वाला बाबा कहने लगे। अब कोई उनका मजाक नहीं उड़ाता था, बल्कि हर शाम जब वो लाठी लेकर खेत की ओर जाते तो बच्चे रास्ते से हट जाते और हाथ जोड़कर कहते, बाबा, खेत बचाना। और वो मुस्कुराकर कहते, हाँ बेटा, खेत ही तो सबका घर है। पर जहां सम्मान मिला, वहीं एक नई चुनौती भी आने लगी। बलदेव और बाकी किसान अब बाबा के खेत से ईर्ष्या करने लगे थे। कई लोगों को लगा, इस बूढ़े के पास कोई जादू है, तभी तो ठंड का असर नहीं होता। कुछ लोगों ने तो ये तक कहा, ये जरूर रात में कुछ टोना करता है। बाबा को इन बातों की परवाह नहीं थी। उन्हें अब इन लोगों से नहीं, बल्कि उस मौसम से डर था जो हर साल और ज्यादा बेरहम हो रहा था। वो जानते थे, अब की सर्दी सिर्फ फसल नहीं, भरोसे की भी परीक्षा लेगी। रात में वो फिर खेत गए, पर इस बार हवा कुछ अलग थी, ज्यादा ठंडी, ज्यादा भारी। आसमान में बादल थे और मिट्टी में नमी कम। उन्होंने लालटेन जलाई और मिट्टी को हाथ से दबाया। आज तू जम न जाना, मुझे तुझ पर भरोसा है। मिट्टी चुप थी, पर हवा थम गई थी। दूर कहीं सियार की आवाज आई और बाबा ने लाठी टिका दी। अभी नहीं, उन्होंने कहा, अभी नहीं हारेंगे हम। वो बैठे रहे देर रात तक और उनकी सांसों की भाप मिट्टी पर गिरती रही, जैसे कोई बाप अपने बच्चे को ठंड में ओढ़नी दे रहा हो। उस रात की ठंड किसी सजा जैसी थी। हवा इतनी बर्फीली थी कि सांस अंदर जाते ही फेफड़ों में सुइयां चुभतीं। खेत पर बिछी ओस की परत अब बर्फ में बदल चुकी थी, मिट्टी जम गई थी और पौधों की पत्तियां मुड़कर नीचे झुक चुकी थीं। गांव के सब लोग अपने अपने घरों में सिमट चुके थे, लेकिन बाबा रामसरन की झोपड़ी से फिर वही आवाज आई,
लाठी की ठक ठक, लालटेन की धीमी चमक और मिट्टी की ओर जाने वाले उनके कदम। आज की रात सबसे लंबी है, उन्होंने खुद से कहा। कंबल कंधे पर था, मगर हवा ऐसे आर पार जा रही थी जैसे कपड़ा नहीं धुआं हो। पैरों के नीचे की मिट्टी अब ठोस लग रही थी, जैसे जमीन ने सांस लेना बंद कर दिया हो। खेत पर पहुंचते ही उन्होंने पहले लालटेन टांगी। लपट कांप रही थी, फिर भी जल रही थी। बाबा झुके, मिट्टी उठाई और जैसे ही हाथों में ली, उनकी उंगलियां झंझना उठीं। जम चुकी, उन्होंने बुदबुदाया। ये तो सांस भी नहीं ले रही। वो बैठ गए, मिट्टी को हथेलियों के बीच रगड़ा। अरे उठ जा बिटिया, क्या सर्दी से डर गई? पर मिट्टी ठंडी रही, उनकी हथेलियां कांपने लगीं। उन्होंने फूंक मारी, पर कुछ नहीं बदला। धीरे धीरे उन्होंने पास की सूखी लकड़ियां लीं और आग जलाने की कोशिश की। 3 बार माचिस बुझी, चौथी बार लौ उठी। उनकी झुर्रियों पर आग की रोशनी नाच रही थी, जैसे किसी योद्धा की आखिरी जंग चल रही हो। तू जम गई तो मैं भी मर जाऊंगा, उन्होंने मिट्टी से कहा। हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं जी सकते। धीरे धीरे आग ने आसपास की हवा को गर्म किया। बाबा ने हथेलियां बढ़ाईं, पर ठंड अब शरीर के अंदर पहुंच चुकी थी। कंधे भारी हो गए, सांसें छोटी पड़ने लगीं। कानों में हवा की सीटी बज रही थी। दूर नीम का पेड़ हिल रहा था, जैसे कोई पुराना साथी कह रहा हो, अब रुक जा रामसरन। पर वो हंसे, रुकना तो कभी सीखा ही नहीं। किसान की जिंदगी ठहरती नहीं, मिट्टी के साथ चलती है। उन्होंने अपनी पुरानी रजाई को मिट्टी पर बिछाया और उसके ऊपर बैठ गए। पैरों के पास आग जल रही थी, पर चेहरे पर पसीना नहीं, बस आंखों में वही चमक जो सालों पहले रमेश के जाने के दिन थी। धीरे धीरे आसमान से बर्फ जैसी बूंदें गिरने लगीं। धुंध इतनी घनी थी कि लालटेन की रोशनी भी धुंधली पड़ गई। उन्होंने मिट्टी की ओर देखा। तू रो मत, मैं तेरे साथ हूं। उनकी उंगलियां अब सुन्न हो चुकी थीं, होठों से भाप निकल रही थी। कभी वो हाथ सेंकते, कभी मिट्टी पर थपकी देते। उनके होंठ बुदबुदा रहे थे, अभी नहीं हारेंगे हम, अभी नहीं। धीरे धीरे नींद और ठंड में फर्क मिटने लगा। आंखें भारी हो रही थीं, पर वो बार बार झटका देकर खुद को संभालते। रामसरन, सो गया तो फसल मर जाएगी। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और लालटेन बुझ गई। अंधेरा घना हो गया, ऐसा कि अपना हाथ भी न दिखे। उन्होंने टॉर्च जलाने की कोशिश की, पर बैटरी जवाब दे चुकी थी। अब सिर्फ आग थी, और वो भी बुझने के करीब। उन्होंने उठने की कोशिश की, पर पैर साथ नहीं दे रहे थे। पैरों के नीचे की मिट्टी अब पत्थर जैसी सख्त थी। हे भगवान, उन्होंने कहा, अब तू ही कर कुछ। तभी अचानक खेत के उस पार से हल्की सरसराहट हुई। कोई आया था क्या? उन्होंने आवाज दी। कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक परछाई हिली, शायद हवा, शायद यादें। उन्होंने फिर कहा, रमेश, तू है? धुंध में जैसे किसी की परछाई दिखाई दी। एक जवान लड़का, वही कद, वही चाल। वो कुछ कदम आगे बढ़े, मगर गिर पड़े। चेहरे पर मिट्टी लगी और उस मिट्टी में आंसू घुल गए। बेटा, देर कर दी तूने। उन्होंने मिट्टी पर हाथ रखा और धीरे से मुस्कराए। तू जम गई थी, पर मैंने तुझे फिर से जगा दिया। अब तू नहीं मरेगी। धीरे धीरे आग की आखिरी चिंगारी बुझी। सन्नाटा छा गया। बस हवा चलती रही और मिट्टी से भाप उठी, जैसे किसी ने गर्म आंसू उसमें मिला दिए हों। सुबह जब गांव वाले खेत पहुंचे तो दृश्य चुप कर देने वाला था। बाबा उसी जगह बैठे थे, जैसे पहरा दे रहे हों। चेहरे पर शांति थी, आंखें आधी खुली और हाथ मिट्टी पर रखे हुए। उनके पास लालटेन गिरी थी और मिट्टी की परत पर हल्की गर्माहट अब भी थी। बलदेव ने धीरे से कहा, देखो, मिट्टी अब भी गर्म है। किसी ने फुसफुसाया, क्योंकि उसका पहरेदार यहीं था पूरी रात। गांव की औरतें रोने लगीं। बच्चे पास आए और किसी ने कहा, बाबा नहीं रहे। बलदेव बोला, नहीं बेटा, वो मिट्टी बन गए हैं। और सच में बाबा रामसरन उस मिट्टी में समा चुके थे, जिसे उन्होंने जिंदगी भर सींचा, संभाला और प्यार किया था। उस दिन से गांव में एक बात चल पड़ी, जब भी ठंड बढ़े खेत की तरफ जाना, वहां अब भी गर्मी मिलती है। कहते हैं आज भी जब सर्द रातों में कोई लालटेन हवा में झूमती है तो मिट्टी की खुशबू के साथ एक फुसफुसाहट आती है, मत डर, पहरेदार यही है। शहर की भीड़ में वो दिन बाकी दिनों जैसा ही था, हॉर्न की आवाजें, धुएं से भरी हवा और लोगों की भाग दौड़। रमेश की जिंदगी अब दफ्तर, मोबाइल और मीटिंग्स के बीच सिमट चुकी थी। सुबह से शाम तक वो लैपटॉप के सामने बैठा रहता, रिपोर्ट बनाता, टारगेट सुनता और सहकर्मियों के बीच बस एक नेम टैग बनकर रह गया था। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उसकी टेबल पर एक पुराना लिफाफा रखा था, पीला, धूल से भरा, जैसे बहुत सफर करके आया हो। लिफाफे पर लिखा था, रमेश कुमार पुत्र, गांव पिपरिया से। रमेश ने भौहें सिकोड़ते हुए लिफाफा उठाया। दिल में एक हल्का डर उठा। इतने सालों बाद गांव से कोई चिट्ठी। उसने जल्दी से लिफाफा खोला।
अंदर एक छोटी सी चिट्ठी थी। कांपते अक्षरों में लिखा था, रामसरन अब नहीं रहे। उन्होंने आखिरी रात खेत में बिताई। रमेश के हाथ कांप गए। वो कुर्सी से उठा, पर पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। बचपन की मिट्टी, नीम का पेड़, पिता की झुकी हुई पीठ, और वो आखिरी दिन जब उसने कहा था, बाबा अब ये मिट्टी मेरे काम की नहीं। उसकी सांसें तेज हो गईं। सिर झुकाया तो चिट्ठी के नीचे कुछ और था। मिट्टी का एक छोटा सा ढेला, सूखा हुआ लेकिन अब भी महकता हुआ। वही ढेला जो सालों पहले उसके बाबा ने कहा था, जब कुछ खो जाए तो इसे पकड़ लेना, ये तुझे घर की याद दिलाएगा। रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। उसने वो मिट्टी हाथों में कसकर पकड़ ली। ऑफिस का माहौल, कंप्यूटर की आवाज, सब गायब हो गया। वो जैसे अचानक वापस उसी खेत में पहुंच गया था जहां उसके बाबा लाठी के सहारे चलते थे, जहां रातों को लालटेन जलती थी, जहां मिट्टी उसकी जगह इंतजार करती थी। उसने टिकट बुक किया, बिना सोचे, बिना रुके। रात की ट्रेन थी। डिब्बे में बैठते ही खिड़की से आती ठंडी हवा में उसे वही मिट्टी की महक महसूस हुई। हर स्टेशन पर रुकते हुए ट्रेन जैसे उसे अतीत की यादों से गुजार रही थी। गांव, खेत, ठंड और वो आवाज, रामसरन, मिट्टी जम न जाए। रमेश पूरी रात जागता रहा। उसकी आंखों में नींद नहीं, पश्चाताप था। हर गुजरते पल के साथ वो सोचता, काश मैंने बाबा की बात सुनी होती, काश मैं एक बार लौट आया होता। सुबह ट्रेन गांव के स्टेशन पर पहुंची। वो उतरा। चारों तरफ धुंध थी। नीम का वही पेड़ अब सूखा लग रहा था। गांव की गलियां वही थीं, लेकिन अब उनके बीच एक चुप्पी थी। वो चुप्पी जो तब होती है जब कोई अपने साथ एक कहानी लेकर चला जाता है। जब वो खेत पहुंचा तो लोग पहले से वहां जमा थे। बलदेव ने उसे देखा और बस इतना कहा, आ गया तू, देर हो गई। रमेश कुछ नहीं बोला। उसने बस मिट्टी की ओर देखा। वो मिट्टी अब भी हल्की गर्म थी, जैसे बाबा की सांसें अभी भी वहीं अटकी हों। लोगों ने बताया, आखिरी रात वो यहीं बैठे थे। आग बुझ गई थी, पर वो नहीं उठे। लालटेन भी बुझ गई, लेकिन मिट्टी गर्म रही। रमेश घुटनों के बल बैठ गया, हाथों से मिट्टी उठाई। बाबा, ये वही मिट्टी है ना जो तुमने मुझे दी थी? आंसू गिरकर मिट्टी में मिल गए। उसने देखा, जहां बाबा बैठा करते थे वहां हल्की सी गहराई थी, जैसे मिट्टी ने उनके आकार को अपने अंदर समा लिया हो। उसने मिट्टी को माथे से लगाया। माफ कर दो बाबा, तुमने कहा था बीज अगर दूर भी जाए तो जड़ें मिट्टी में ही रहती हैं, पर मैं तो अपनी जड़ें ही भूल गया। बलदेव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तेरे बाबा गए नहीं बेटा, वो अब इसी मिट्टी में हैं। जब भी खेत में हवा चलेगी उनकी आवाज सुनाई देगी। रमेश चुप रहा। उसने चारों तरफ देखा। खेत की मेड़ पर वही पुरानी लाठी पड़ी थी। लालटेन टूटी हुई थी, पर उसके शीशे पर अभी भी धुंधला सा हाथ का निशान था। वो जानता था, वो बाबा के हाथ का था। वो वहीं बैठ गया। घंटों तक कुछ नहीं बोला, सिर्फ मिट्टी में उंगलियां घुमाता रहा। हर उंगली के निशान के साथ उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई कह रहा हो, अब आ ही गया तू, देर तो की पर लौट आया। शाम होने लगी। गांव के बच्चे खेत के किनारे खेलने आए। किसी ने पूछा, भैया अब इस खेत का क्या होगा? रमेश ने मिट्टी उठाकर कहा, अब मैं रखवाली करूंगा। बलदेव ने मुस्कुराकर कहा, तो तू अब अपने बाबा की ड्यूटी संभालेगा? रमेश ने सिर हिलाया, नहीं, उनकी ड्यूटी नहीं, उनका वादा। उस रात रमेश ने वही लालटेन फिर से जलाई। हवा ठंडी थी, पर लौ डगमगाई नहीं। उसने मिट्टी पर हाथ रखा और कहा, अब मैं हूं बाबा, अब तू नहीं जमेगी। लालटेन की रोशनी खेत पर फैली और लोगों ने देखा, फसल की पत्तियां फिर से सीधी हो गईं, जैसे मिट्टी ने अपने पहरेदार की वापसी पहचान ली हो। रात उतरी थी और पूरा गांव फिर से ठंड की चादर में लिपट गया था। हर घर में चूल्हे की राख ठंडी हो चुकी थी, लेकिन खेत के उस छोर पर जहां कभी बाबा रामसरन पहरा देते थे, वहां फिर से एक लालटेन जल रही थी। इस बार लालटेन के पास बैठे थे रमेश। सालों बाद उसने मिट्टी को वैसे ही छुआ था जैसे कोई बच्चा अपने पुराने खिलौने को छूता है, थोड़ा अजनबीपन, थोड़ा अपनापन। वो मिट्टी अब भी वैसी ही महक रही थी, बस उस पर कुछ और समय की परतें चढ़ गई थीं। रमेश ने धीरे से लालटेन की लौ को देखा। वो कांप रही थी, जैसे अपने पुराने मालिक को पहचानने की कोशिश कर रही थी। उसने खुद से कहा, बाबा अब मैं आ गया हूं, अब तू आराम कर। ठंडी हवा उसके चेहरे को काट रही थी, मगर भीतर कुछ और जल रहा था, पछतावे की आग और उस वादे की गर्मी जो उसने पिता की कब्र पर किया था। उसने अपनी जैकेट से एक पुराना रुमाल निकाला। उसमें वही मिट्टी थी जो बाबा ने बरसों पहले दी थी। वो रुमाल अब फट चुका था, पर मिट्टी अब भी उतनी ही सच्ची थी। उसने उसे खोलकर अपने सामने रख दिया और कहा, अब तू भी घर लौट आई। धीरे धीरे उसने चारों तरफ देखा। वही नीम का पेड़, वही मेड़, वही रास्ता। बस एक फर्क था, अब बाबा की जगह वो था। रमेश ने टॉर्च जलाई, खेत का चक्कर लगाया।
कहीं फसल झुकी थी, कहीं मिट्टी में दरारें पड़ी थीं। वो झुककर हर पौधे को सीधा कर रहा था और खुद से बोलता जा रहा था, बाबा कहा करते थे फसल को हाथ नहीं प्यार से उठाना चाहिए। रात के पहले पहर तक सब ठीक था। फिर हवा बदलने लगी। एक अजीब सी सीटी बजने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे खेत की मेड़ पर चल रहा हो। रमेश ने टॉर्च घुमाई, कोई नहीं था। बस लालटेन की लौ हल्के से झूमी और फिर स्थिर हो गई। वो बोला, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस मिट्टी से आती हल्की सरसराहट, जैसे कोई बहुत धीरे से कह रहा हो, रमेश। वो ठिठक गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। किसने पुकारा? उसने दोबारा कहा। फिर वही आवाज, इस बार और पास से और साफ, रमेश, अब तू जागता रहना। रमेश के हाथ से लाठी गिर गई। वो चारों ओर देखने लगा, पर वहां सिर्फ हवा थी, धुंध थी और मिट्टी की वो महक जो कभी बाबा के कपड़ों से आती थी। वो समझ गया, ये डर नहीं था, ये वही हाजिरी थी जो मिट्टी अपने पहरेदार से लेती है। उसने दोनों हाथ मिट्टी पर रखे और कहा, हाँ बाबा, मैं जाग रहा हूं। धीरे धीरे लालटेन की लौ और तेज हो गई। वो कांपती नहीं थी अब, बल्कि सीधी जल रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे थामे हो। रमेश ने देखा कि आग की रोशनी में मिट्टी पर छोटे छोटे भाप के बुलबुले उठ रहे हैं, जैसे किसी ने नीचे से गर्म सांस छोड़ी हो। उसने सिर झुकाया। अब मैं समझ गया बाबा, तुम गए नहीं, बस मिट्टी में मिल गए। रात बढ़ती गई। कभी हवा धीमी पड़ती तो लालटेन अपने आप चमक उठती, कभी फसल हिलती तो जैसे कोई कदमों की आवाज आती। और हर बार रमेश को महसूस होता कि वो अकेला नहीं है। धीरे धीरे उसके अंदर एक अजीब सी शांति उतरने लगी। वो लालटेन के पास बैठा, हाथ फैलाकर मिट्टी को छूता और हर बार एक गर्माहट महसूस करता, जैसे किसी ने हाथ पर हाथ रखा हो। आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं थे, वो किसी लौटे हुए रिश्ते की पहचान थे। बाबा, उसने कहा, अब मैं समझ गया, किसान मिट्टी से जन्म नहीं लेता, वो उसमें लौटने के लिए जीता है। रात के दूसरे पहर में ठंड और बढ़ गई। हवा में बर्फ की नमी थी, लेकिन रमेश अब कांप नहीं रहा था। वो बैठा रहा, मिट्टी पर निगाह टिकाए और बार बार वही वाक्य दोहराता रहा, अब तेरे पहरेदार की ड्यूटी मैं निभाऊंगा। जब सुबह हुई तो गांव वाले फिर उसी रास्ते से निकले। सबकी नजर उसी खेत की तरफ गई जहां से धुंध के बीच लालटेन अब भी जल रही थी। बलदेव ने दूर से देखा और कहा, अब मिट्टी ने नया पहरेदार पा लिया है। और सच में हवा में वही खुशबू थी, मिट्टी, धुआं और उस लालटेन की रोशनी की, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक कहानी बन गई थी। कहते हैं, उस दिन से जब भी सर्द रातों में हवा खेतों के ऊपर बहती है तो वो दो आवाजें साथ चलती हैं, एक बूढ़ी थकी हुई और एक जवान नई, और दोनों कहती हैं, मिट्टी से बड़ा कोई धर्म नहीं। सुबह की पहली किरण खेत पर पड़ी तो पूरा गांव जैसे रुक गया। रमेश उसी मेड़ पर खड़ा था जहां कभी उसके बाबा अपनी लाठी टिकाया करते थे। हवा में धुंध थी, लेकिन मिट्टी से भाप उठ रही थी, जैसे रात भर किसी ने उसे सींचा हो। गांव के लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। बलदेव, कुछ और किसान और बच्चे, सबकी नजर उस आदमी पर थी जो शहर से लौटा था और अब अपने पिता की जगह खड़ा था। बलदेव ने झिझकते हुए कहा, रमेश, अब क्या करेगा तू? शहर वापस जाएगा या खेत संभालेगा? रमेश ने बिना कुछ कहे मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई, उसे अपनी हथेली में कस लिया। उसके चेहरे पर वही सख्त, शांत भाव था जो कभी बाबा के चेहरे पर होता था। फिर उसने मिट्टी को माथे से लगाकर कहा, अब मैं नहीं जाऊंगा। अब यही मेरा शहर है, यही मेरा मंदिर और यही मेरी सांस है। लोग चुप हो गए। रमेश ने आगे कहा, मेरे बाबा अकेले अपने खेत की रखवाली करते थे, पर मैं अकेला नहीं रहूंगा। अब इस गांव की हर मिट्टी, हर फसल, हर बीज हमारी जिम्मेदारी है। आज मैं तुम सबके सामने कसम खाता हूं, जब तक इस मिट्टी में जान है, कोई किसान भूखा नहीं रहेगा। गांव में सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे कुछ लोग सिर हिलाने लगे। कोई बोला, अरे ये तो ठीक कह रहा है। किसी ने कहा, रामसरन का बेटा है, उसमें भी वही जिद है। रमेश ने हाथ उठाकर कहा, हमारा गांव हर साल ठंड से फसल खो देता है, हर साल कोई न कोई किसान कर्ज में डूबता है, पर अब नहीं। हम मिलकर मिट्टी को बचाएंगे, उसे सर्दी से, सूखे से और बेदली से। बलदेव आगे आया, पर कैसे बेटा? सरकार तो आती नहीं और हमारे पास पैसे नहीं हैं। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा कहते थे, मिट्टी को पैसा नहीं चाहिए, बस साथ चाहिए। हम सब मिलकर खेतों में बांस की बाड़ लगाएंगे, रात को बारी बारी से पहरा देंगे। लालटेन सिर्फ मेरे खेत में नहीं, हर खेत में जलेगी। लोग एक दूसरे को देखने लगे। शुरू में किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन रमेश की आवाज में वो भरोसा था जो शब्दों से ज्यादा गहरा होता है। जो मेरे बाबा ने अकेले किया, वो हम सब मिलकर करेंगे, उसने कहा। और हाँ, उसने मिट्टी की ओर झुकते हुए कहा, मैं वादा करता हूं, ये गांव अब कभी ठंड से नहीं डरेगा। उस दिन से एक नया सिलसिला शुरू हुआ। हर रात हर किसान
अपनी लालटेन लेकर खेत में जाता। बच्चे अपने दादाओं की तरह मिट्टी में हाथ डालकर उसे जगाते। औरतें घर से चाय और रोटियां भेजतीं ताकि पहरेदार जागते रहें। शाम होते ही गांव की दिशा से दर्जनों लालटेनें जल उठतीं, पूरे खेत चमकने लगते, जैसे आसमान के तारे जमीन पर उतर आए हों। लोग इसे रोशनी की फसल कहने लगे। रमेश अब भी उसी खेत की मेड़ पर बैठता था, पर अब वो अकेला नहीं था। हर लालटेन उसे याद दिलाती थी, बाबा अब मिट्टी में नहीं, मिट्टी के हर हिस्से में है। एक रात बलदेव उसके पास आया और बोला, रमेश, आज ठंड ज्यादा है, सब घर चले गए, तू भी चल जा, सुबह देख लेंगे। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बलदेव, मिट्टी से कसम ली है, जब तक एक लालटेन भी जल रही है मैं यहीं रहूंगा। हवा चल रही थी, पाला पड़ रहा था, पर रमेश अपनी लालटेन के पास बैठा रहा। कभी मिट्टी को छूता, कभी आसमान की तरफ देखता। बाबा, अब ठंड मुझे नहीं डराती, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूं, अब मिट्टी मेरी है और मैं मिट्टी का हूं। सुबह जब सूरज निकला तो गांव का नज़ारा कुछ और ही था। फसलें सीधी खड़ी थीं, पत्तों पर ओस चमक रही थी और मिट्टी से हल्की भाप उठ रही थी, जैसे किसी ने उसे फिर से जिंदा कर दिया हो। बलदेव ने दूर से आवाज दी, रमेश देख, फसल बच गई। रमेश मुस्कराया, मैंने कहा था ना, मिट्टी को बस प्यार चाहिए, वरना वो जम जाती है। गांव के बुजुर्गों ने उस दिन पंचायत में ऐलान किया, अब हर खेत में रामसरन लालटेन जलेगी। जो भी किसान अपने खेत में रात को दिया जलाएगा, उसे रामसरन का नाम याद करना होगा। और सच में कुछ ही दिनों में वो परंपरा बन गई। हर सर्दी की रात हर खेत में एक एक लालटेन जलती। बच्चे अपने दादाओं से कहते, देखो, आज भी बाबा रामसरन की मिट्टी जाग रही है। रमेश ने अपने खेत के कोने में एक छोटा सा पत्थर लगाया। उस पर लिखा था, यहाँ उस किसान ने दम तोड़ा जिसने मिट्टी को मरने नहीं दिया। और उसके नीचे छोटे अक्षरों में एक वाक्य, मिट्टी की कसम, जब तक सांस है खेत नहीं छोड़ेगा। हवा चली, लालटेन झूमी और ऐसा लगा जैसे मिट्टी मुस्करा उठी हो। ठंड उस साल पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। हवा में बर्फ की धार थी, पेड़ों की डालियां झुक चुकी थीं और खेतों पर ओस नहीं, बर्फ की परतें जम चुकी थीं। गांव वाले कहते थे, ऐसी ठंड पिछले 20 सालों में नहीं देखी। लेकिन इस बार लोग डरे नहीं थे, क्योंकि हर खेत में अब रामसरन लालटेन जलती थी। शाम होते ही पूरा गांव रोशनी से भर जाता, सैकड़ों लालटेनें हर एक अपने खेत की रखवाली में चमकती हुई। रमेश खेत की मेड़ पर खड़ा होकर देखता, दूर दूर तक जैसे जमीन पर तारे बिखर गए हों। वो मुस्कराता और धीरे से कहता, देखो बाबा, अब पूरा गांव तेरे साथ जागता है। लेकिन किस्मत ने जैसे फिर परीक्षा तय कर रखी थी। उस रात हवा में कुछ अलग था, तेज, करारी और निर्दयी। आसमान में बादल ऐसे घिरे जैसे कोई बवंडर आने वाला हो। रात के दूसरे पहर तक ठंडी आंधी चल पड़ी। हवा इतनी जोरदार थी कि लालटेनें एक एक करके बुझने लगीं। पहले पूरब की रोशनी गई, फिर पश्चिम की, फिर उत्तर की। गांव वाले भागते हुए अपने खेतों तक पहुंचे, पर लौ नहीं बचा पाए। ठंड की चपेट में फसलें कांपने लगीं। हवा ने मिट्टी की गर्मी खींच ली, हर खेत पर अंधेरा उतर आया। बलदेव हाफते हुए रमेश के पास पहुंचा, सब लालटेनें बुझ गईं बेटा, सब। रमेश ने चारों ओर देखा, हवा में धुंध तैर रही थी और ठंड जैसे जमीन को जकड़ रही थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, एक बची है अभी। बलदेव ने चौंक कर पूछा, कौन सी? रमेश ने मेड़ के उस छोर की ओर देखा जहां पुराने नीम के नीचे एक लालटेन रखी थी, बाबा की वही पुरानी लालटेन। वो झट से वहां पहुंचा। लालटेन की लौ कांप रही थी, पर बुझी नहीं थी। हवा उसे झकझोर रही थी, लेकिन हर बार वो और ऊंची जल उठती। रमेश घुटनों के बल बैठ गया, दोनों हथेलियों से उसे ढक लिया और बोला, बाबा, अब तेरी बारी है, इस बार तेरी लौ ही गांव को बचाएगी। हवा ने फिर एक जोरदार झोंका मारा। रमेश ने आंखें बंद की और मिट्टी की कसम खाई, जब तक ये लौ जलेगी मैं नहीं हिलूंगा। ठंड उसकी हड्डियों में उतरने लगी, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। हवा चलती रही, धुंध बढ़ती रही और उसकी उंगलियां सुन्न होती चली गईं, पर लालटेन की लौ अब भी जल रही थी। धीरे धीरे वो लौ और तेज हो गई। उसकी रोशनी मिट्टी पर गिर रही थी और मिट्टी से हल्की हल्की भाप उठने लगी। बलदेव और कुछ और गांव वाले दूर से देख रहे थे, उनके मुंह खुले रह गए। देखो, किसी ने चिल्लाया, जहां रमेश की लालटेन जल रही है वहां की फसल सीधी हो रही है। सचमुच हवा के बीच मिट्टी की सांसें लौट रही थीं। हर पौधा जैसे फिर से खड़ा हो रहा था। लालटेन की लौ अब इतनी चमकदार थी कि उसकी रोशनी खेत के हर कोने तक फैल रही थी। रमेश की आंखें बंद थीं। वो बुदबुदा रहा था, बाबा, अब मैं समझ गया, ये आग तेरी नहीं, तेरे कर्म की है। हवा ने एक आखिरी कोशिश की, पर इस बार वो खुद हार गई। सुबह होते होते आसमान साफ हुआ, सूरज निकला और मिट्टी से धुआं नहीं, भाप उठ रही थी, गर्म जिंदा।
जब गांव वाले खेत पहुंचे तो वो दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। बाकी गांवों की फसलें पाले से काली पड़ चुकी थीं, पर पिपरिया गांव के खेत हरे ताज़ा और चमकते हुए थे। बलदेव ने रमेश के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तूने तो चमत्कार कर दिया। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, नहीं चाचा, ये चमत्कार नहीं, ये मिट्टी की याद है। लोगों ने देखा, लालटेन अब भी जल रही थी। उसकी लौ स्थिर थी और उसके शीशे पर बर्फ की जगह मिट्टी की धूल चिपकी थी। वो लालटेन अब सिर्फ एक वस्तु नहीं थी, वो उस किसान की आत्मा थी जिसने मरकर भी मिट्टी को मरने नहीं दिया था। उस दिन से गांव ने तय किया, जब भी सर्दी आएगी सबसे पहले बाबा की लालटेन जलाई जाएगी। अब वो लालटेन गांव के मंदिर में रखी जाती है। साल की पहली ठंडी रात में सारे किसान इकट्ठा होते हैं और रमेश उसी मिट्टी की एक मुट्ठी लेकर कहता है, ये लौ सिर्फ रोशनी नहीं देती, ये याद दिलाती है कि मिट्टी को बचाने वाला कभी मरता नहीं। हवा चलती है और हर बार लौ हल्का सा झूमती है, जैसे कोई कह रहा हो, मैं यहीं हूं। पहरेदार अब भी जागता है। सर्दी धीरे धीरे पीछे हट चुकी थी। सूरज अब रोज थोड़ा और चमकदार निकलता और खेतों की मिट्टी में से हरी हरी खुशबू उठती थी। जहां कुछ महीने पहले ठंड ने सबको डरा दिया था, अब वही मिट्टी मुस्करा रही थी। फसलें झूम रही थीं, गेहूं की बालियां सूरज की रोशनी में सुनहरी लग रही थीं, जैसे जमीन पर सोना उगाया हो। गांव वालों ने तय किया, इस बार की फसल सिर्फ काटी नहीं जाएगी, मनाई जाएगी। सबने मिलकर नाम रखा मिट्टी का त्योहार, क्योंकि इस बार फसल सिर्फ मेहनत से नहीं, विश्वास से बची थी। सुबह से ही गांव में चहल पहल थी। औरतें पकवान बना रही थीं, बच्चे खेतों में दौड़ लगा रहे थे और पुरुष मेड़ों पर झंडे गाड़ रहे थे। हर झंडे पर लिखा था, रामसरन की मिट्टी अमर रहे। रमेश खेत के बीचों बीच खड़ा था। सालों बाद उसके चेहरे पर वो सुकून था जो किसी बेटे को तब मिलता है जब वो अपने पिता की आंखों में गर्व महसूस करता है, चाहे वो अब जिंदा न हो। बलदेव उसके पास आया और बोला, बेटा, आज तेरे बाबा का नाम हर जुबान पर है। गांव की मिट्टी ने उनका कर्ज उतार दिया। रमेश मुस्कुराया, नहीं चाचा, ये मिट्टी का नहीं, हम सबका त्योहार है। जिस दिन हमने एक दूसरे के खेत को अपना मान लिया, उसी दिन ये मिट्टी अमर हो गई। धीरे धीरे गांव के सब लोग इकट्ठा हो गए। बीच में एक ऊंचा मंच बनाया गया और वहां रखी थी वही लालटेन। वो अब भी जल रही थी, लेकिन इस बार उसकी लौ शांत थी, जैसे गर्व से मुस्कुरा रही हो। गांव के प्रधान ने कहा, आज से ये दिन हर साल मनाया जाएगा, क्योंकि इस मिट्टी ने हमें सिखाया कि मेहनत और एकता मिल जाए तो ठंड भी हार जाती है। फिर उन्होंने रमेश को बुलाया। बोल बेटा, आज तेरी बारी है, तू ही अपने पिता की बात पूरी करेगा। रमेश मंच पर चढ़ा। लोगों की भीड़ सामने थी, सबकी आंखों में गर्व और कृतज्ञता थी। रमेश ने माइक पकड़ा, पर कुछ देर तक कुछ बोला नहीं। उसने बस मिट्टी की ओर देखा, फिर गहरी सांस लेकर कहा, मेरे बाबा कहते थे, किसान की असली पूजा मंदिर में नहीं, मिट्टी में होती है। ये वही मिट्टी है जो हमें जन्म देती है, हमें खिलाती है, और जब हम चले जाते हैं हमें अपने में समा लेती है। लोग चुप थे। हवा में सिर्फ उसकी आवाज गूंज रही थी। मुझे याद है, मैंने एक बार इस मिट्टी को बेकार कहा था, इसमें कुछ नहीं रखा। लेकिन आज समझ आया, इसमें सब कुछ है, घर, रोटी, इज्जत और पहचान। जो इसे छोड़ता है वो खुद को छोड़ देता है। कुछ औरतों की आंखें भर आईं। बलदेव ने सिर झुकाया। रमेश ने आगे कहा, मेरे बाबा अकेले पहरेदार थे, लेकिन अब हम सब हैं। अब हर किसान रामसरन है, हर लालटेन उनकी आत्मा है और हर खेत उनका दिल। फिर उसने अपनी जेब से मिट्टी की मुट्ठी निकाली, वही मिट्टी जो उसने शहर से वापस लाई थी। उसने उसे हवा में उछाल दिया। मिट्टी हवा में घूमी और धूप में चमक उठी। लोगों ने ताली बजाई और बच्चों ने जयकारा लगाया, रामसरन बाबा अमर रहें। गांव के हर कोने में ढोल बजने लगे और खेतों में नाचते लोग ऐसे लग रहे थे जैसे फसलें भी झूम रही हों। औरतों ने खेत के किनारे दिए जलाए, हर दिए के नीचे लिखा था, मिट्टी की रोशनी, मेहनत की आग। रमेश ने आसमान की ओर देखा और कहा, बाबा देखो, अब कोई मिट्टी नहीं छोड़ेगा, अब कोई फसल ठंड से नहीं मरेगी, अब हर किसान जागेगा तुम्हारी तरह। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, पर खेतों की रोशनी कम नहीं हो रही थी, क्योंकि सैकड़ों लालटेनों की लौ मिट्टी के ऊपर चमक रही थी। बलदेव ने हंसते हुए कहा, अब लगता है मिट्टी भी खुश है। रमेश ने जवाब दिया, खुश नहीं चाचा, गर्वित है। उस रात गांव में पहली बार किसी ने सर्दी को महसूस नहीं किया। लोग खेतों में देर रात तक गाते रहे और हर गीत का अंत एक ही पंक्ति पर होता, जिसने मिट्टी से रिश्ता जोड़ा उसने खुदा पा लिया। त्योहार के अगले दिन गांव फिर से शांत था, पर उस शांति में अब ठंड नहीं, एक गर्म सुकून था। रात भर जलने के बाद अब खेतों में लालटेनों की राख बिखरी थी और मिट्टी पर ताज़ी धूप पड़ रही थी, वो धूप जो हर साल ठंड की हार की गवाही देती थी। रमेश अपने खेत की मेड़ पर बैठा था।
लाठी उसके पास पड़ी थी, वही पुरानी जो उसके बाबा इस्तेमाल करते थे। लालटेन उसके सामने रखी थी। लौ बुझ चुकी थी, पर शीशे पर हल्की गर्मी अब भी थी। उसने हथेली उस पर रखी और मुस्कराया। अभी तक गर्म है, मतलब तू यहीं है बाबा। चारों तरफ गेहूं की बालियां हवा में लहरा रही थीं। उनकी सरसराहट ऐसी लग रही थी जैसे कोई धीरे धीरे गा रहा हो। पंछियों की आवाज़ें गूंज रही थीं और दूर नीम का पेड़ जहां कभी बाबा बैठा करते थे अब छांव दे रहा था। रमेश ने आंखें बंद की। उसे लगा जैसे बाबा वहीं बैठे हों, मिट्टी मसलते हुए कह रहे हों, देखा, मैंने कहा था ना, मिट्टी कभी बेवफा नहीं होती। वो मुस्कराया, पर आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, बाबा, अब मैं समझ गया। तुम मिट्टी में नहीं गए थे, मिट्टी बन गए थे। कुछ देर बाद बलदेव आया। बेटा, आज खेतों में बड़ी रौनक है। लोग कह रहे हैं फसल इस बार उम्मीद से दोगुनी हुई है। रमेश ने मिट्टी की ओर देखते हुए कहा, हाँ चाचा, ये मिट्टी अब अकेली नहीं है। बलदेव ने हंसते हुए पूछा, अब तू क्या करेगा रमेश? रमेश ने जवाब दिया, अब ये खेत सिर्फ मेरा नहीं रहेगा। हर किसान जो अपनी मिट्टी से प्यार करता है उसे मैं यहाँ लाऊंगा। हम सब मिलकर मिट्टी की पूजा करेंगे, साल में एक बार नहीं, हर दिन। बलदेव ने सिर हिलाया। तेरे बाबा गर्व करते अगर आज जिंदा होते। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, वो जिंदा है चाचा, बस अब नाम मिट्टी हो गया है। दोपहर होते होते धूप और तेज हो गई थी। रमेश उठकर खेत के बीच गया जहां बाबा हर साल पहला बीज बोते थे। वहीं उसने अपनी जेब से मिट्टी की एक मुट्ठी निकाली, वही जो उसने शहर से वापस लाई थी। वो झुका और धीरे से वो मिट्टी जमीन में मिला दी। अब सब पूरा हो गया बाबा, उसने फुसफुसाया। जो मिट्टी तूने मुझे दी थी वो अब तेरे खेत में लौट आई। जैसे ही उसने ऐसा किया, हवा का हल्का झोंका चला। फसल की बालियां एक साथ झूम उठीं। ऐसा लगा जैसे कोई पुराना पहरेदार अपनी ड्यूटी का सलाम कर रहा हो। रमेश ने सिर झुका लिया। धन्यवाद बाबा, अब मैं समझ गया कि मिट्टी की रखवाली लाठी से नहीं, इरादे से होती है। धीरे धीरे सूरज पश्चिम की ओर झुकने लगा। नीम की छांव लंबी होती जा रही थी। रमेश उसी पेड़ के नीचे बैठ गया जहां कभी उसके बाबा बैठकर लालटेन जलाया करते थे। वो मिट्टी पर हाथ रखकर बोला, आज से मैं हर साल इस दिन को धूप की गवाही कहूंगा। बलदेव ने पूछा, क्यों बेटा? रमेश बोला, क्योंकि इस दिन धूप गवाही देती है कि मिट्टी और मेहनत का रिश्ता कभी नहीं टूटता। बलदेव ने सिर हिलाया और दोनों कुछ देर तक चुप बैठे रहे। हवा में सरसों की खुशबू थी और दूर कहीं कोई बच्चा गा रहा था, बाबा की मिट्टी सोने से प्यारी। रमेश ने उस बच्चे की ओर देखा और मुस्कराया। देखो बाबा, उसने धीरे से कहा, अब तेरी कहानी सिर्फ खेत की नहीं रही, अब ये पूरे गांव की है। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। लालटेन की जगह अब सूरज की सुनहरी किरणें मिट्टी को चमका रही थीं। और जब आखिरी किरण खेत पर पड़ी तो रमेश को साफ साफ लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो और कहा हो, चल बेटा, अब मेरा पहरा तू संभाल। वो पल ठहर गया। मिट्टी से उठती गर्मी, हवा की सरसराहट और नीम के पत्तों की झंझनाहट सब मिलकर एक आवाज बन गए, रामसरन जिंदा है हर मिट्टी की सांस में। रमेश ने गहरी सांस ली, आसमान की ओर देखा और धीमे से कहा, हाँ बाबा, अब मैं जागता रहूंगा। उस दिन से हर सुबह गांव वाले खेत की तरफ जाते वक्त हाथ जोड़कर सूरज की ओर देखते हैं और एक ही वाक्य बोलते हैं, धूप गवाही देती है, मिट्टी अभी जिंदा है। दिन बीतते गए। ठंड की जगह अब हल्की गर्मी ने ले ली थी। फसल कट चुकी थी, पर मिट्टी अब भी जिंदा लग रही थी। हर कोने से हरियाली की नई कौपलें फूट रही थीं। गांव के लोग कहते थे, इस साल की फसल सिर्फ मेहनत की नहीं, आशीर्वाद की है। रमेश अब सिर्फ किसान नहीं रहा था, वो मिट्टी का पुजारी बन चुका था। हर सुबह सूरज उगने से पहले वो खेतों में जाता, मिट्टी को छूकर प्रणाम करता और कहता, तूने मेरे बाबा को अपनाया, अब मैं तेरा हूं। गांव के बच्चे उसे देखकर कहते, रामसरन बाबा का बेटा अब बाबा जैसा बन गया है। औरतें उसके लिए चाय भेजतीं और बुजुर्ग उसे सलाह देने नहीं, उससे सीखने आने लगे थे। एक दिन पंचायत के प्रधान ने कहा, रमेश, तूने पूरे गांव को बदल दिया है। अब यहाँ कोई किसान ठंड या कर्ज से नहीं मरता। अब लोग खेती छोड़ नहीं रहे, खेती सीख रहे हैं। रमेश ने सिर झुकाकर कहा, चाचा, अगर मिट्टी की इज्जत की जाए तो वो कभी धोखा नहीं देती। लेकिन उसकी सोच यहीं तक नहीं थी। उसके दिल में अब एक बड़ा सपना था। वो चाहता था कि उसके बाबा की कहानी, उनकी लालटेन और मिट्टी के प्रति उनका प्रेम सिर्फ इस गांव तक सीमित न रहे बल्कि हर किसान तक पहुंचे। एक सुबह वो बलदेव के घर पहुंचा और बोला, चाचा, मैं एक काम करना चाहता हूं। गांव में एक किसान विद्यालय बनाऊंगा जहां खेती सिखाई जाएगी, पर किताबों से नहीं, मिट्टी से। बलदेव ने आश्चर्य से पूछा, किसान विद्यालय? रमेश ने मुस्कुराकर कहा, हाँ चाचा, मेरे बाबा ने कहा था, किसान अगर मिट्टी को समझ ले तो उसे किसी गुरु की जरूरत नहीं रहती।
बस मैं चाहता हूं कि अगली पीढ़ी वो भाषा सीखे जो मिट्टी बोलती है। शुरू में लोग हंसे। पढ़ाई और खेती, उन्होंने कहा, ये दोनों कहाँ साथ चलते हैं। पर रमेश ने हार नहीं मानी। उसने गांव के पुराने गोदाम को साफ कराया। दीवारों पर लिखा, मिट्टी बोले तो सुनो, क्योंकि वो धरती का दिल है। धीरे धीरे बच्चे आने लगे। रमेश उन्हें खेत में ले जाता, मिट्टी उठाकर कहता, देखो ये जो महक है इसे याद रखना, यही असली पहचान है इस देश की। वो बच्चों को सिखाता कि कैसे पौधों से बात करनी चाहिए, कैसे बीज बोते वक्त मन साफ होना चाहिए और कैसे ठंड की रातों में फसल को सिर्फ आग से नहीं विश्वास से भी गर्म रखा जा सकता है। गांव के बाहर के किसान भी आने लगे। कोई कहता, रामसरन की मिट्टी जादू करती है, तो कोई कहता, रमेश की बातों में भगवान बसता है। धीरे धीरे उस विद्यालय का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उसे मिट्टी गुरुकुल कहने लगे। वहाँ किताबें नहीं, खेत थे। क्लासरूम नहीं, खुले आसमान के नीचे सबक चलते थे। रमेश के हर लेक्चर का एक ही अंत होता, मिट्टी से रिश्ता रखो, फसल तुम्हें पहचान देगी। एक दिन कुछ शहर के लोग आए, पत्रकार, अधिकारी और छात्र। उन्होंने रमेश से पूछा, आपने ये सब क्यों शुरू किया? रमेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैं एक दिन अपने पिता की मिट्टी खोकर खुद को खो बैठा था। अब चाहता हूं कि कोई और बेटा अपनी मिट्टी न छोड़े। उसकी आंखें चमक रही थीं, आवाज में वही सादगी थी जो कभी उसके बाबा की आवाज में हुआ करती थी। धीरे धीरे वो स्कूल पूरे जिले का प्रतीक बन गया। हर सर्दी से पहले वहां लालटेन जलाने का उत्सव होता। बच्चे अपने अपने खेत की मिट्टी लेकर आते और रमेश हर बच्चे की हथेली में वो मिट्टी रखकर कहता, ये सिर्फ जमीन नहीं, ये तेरी जड़ है। उस दिन गांव के बाहर लगी तख्ती पर नया नाम उभरा, रामसरन की मिट्टी एक विरासत। बलदेव ने वो तख्ती देखकर कहा, बेटा अब तेरे बाबा सच में अमर हो गए। रमेश ने सिर झुकाया, नहीं चाचा, अब मिट्टी अमर हो गई। उस शाम जब सूरज ढल रहा था, रमेश खेत के किनारे बैठा था। हवा में वही पुरानी खुशबू थी और नीम का पेड़ उसके सिर पर छांव डाले खड़ा था। उसने लालटेन जलाई और धीरे से कहा, बाबा मैंने वादा निभा दिया, अब तेरी मिट्टी मेरा धर्म है। और तभी हवा चली हल्की, पर सच्ची लालटेन की लौ झूमी और मिट्टी से आती एक धीमी आवाज सुनाई दी, अच्छा किया बेटा, अच्छा किया। साल बीतते गए, गांव बदल गया, खेत बदल गए, लोग बदल गए, पर एक चीज वही रही, रामसरन की मिट्टी। अब गांव में हर बच्चा खेती समझता था। हर किसान रात को खेत पर लालटेन जलाना नहीं भूलता था। मिट्टी गुरुकुल अब बड़ा हो चुका था। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई वहां सीखता था कि किसान होना सिर्फ मेहनत नहीं, एक इज्जत है। रमेश अब बूढ़ा हो गया था। बाल सफेद, आंखों के नीचे झुर्रियां, पर चेहरे पर वही शांति जो उसके बाबा के चेहरे पर थी। लोग अब उसे बाबा रमेश कहकर पुकारते थे और वो मुस्कुराकर कहता, बाबा तो पहले ही था, मैं बस मिट्टी का दूसरा बेटा हूँ। हर शाम वो अपने बाबा की पुरानी लालटेन लेकर खेतों में जाता, उसे नीम के नीचे रखता और मिट्टी को हाथ लगाकर बोलता, अब मैं तेरा पहरेदार हूँ बाबा, जब तक सांस है तब तक तेरी मिट्टी सुरक्षित है। गांव के बच्चे अक्सर उसके पीछे पीछे आते। वो उन्हें कहानियां सुनाता, अपने बाबा की, ठंडी रातों की, उस लालटेन की जो कभी बुझी नहीं। बच्चे ध्यान से सुनते और हर कहानी का अंत एक ही वाक्य से होता, जिस मिट्टी ने तुम्हें जन्म दिया है उसी को बचाना तुम्हारा धर्म है। एक दिन गांव में बहुत ठंडी हवा चली। लोगों को पुराने सालों की याद आ गई जब सर्दी ने फसलें जला दी थीं। पर इस बार सबको भरोसा था, क्योंकि मिट्टी अब अकेली नहीं थी। रात को रमेश ने अपने शिष्य से कहा, आज नीम के नीचे लालटेन मैं खुद जलाऊंगा। सबने मना किया, बाबा अब आप आराम करें, सर्दी बहुत है। पर रमेश मुस्कुराया, ठंड तो हर साल आती है बेटा, पर मिट्टी की रक्षा करने का वक्त सिर्फ एक बार आता है। वो धीरे धीरे लाठी के सहारे खेत तक पहुंचा। आसमान में तारे थे और मिट्टी से हल्की भाप उठ रही थी। उसने लालटेन रखी, उसमें तेल डाला और बाती सीधी की। लालटेन जल उठी। लौ बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसके बाबा की थी। हवा चल रही थी, पर लौ टिमटिमा नहीं रही थी। रमेश ने लालटेन के पास बैठकर मिट्टी उठाई, उसे हथेली में मसलते हुए बोला, अब समझ में आया बाबा, मिट्टी को गर्म रखने के लिए आग नहीं चाहिए, विश्वास चाहिए। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। हवा ठंडी थी, पर उसके चेहरे पर सुकून था। उसे लगा जैसे कोई उसके पास बैठा है। वही पुरानी खाकी धोती, वही लकड़ी की लाठी, वही गर्म मुस्कान। वो आवाज आई, अब तेरा पहरा पूरा हुआ बेटा, अब तेरी मिट्टी संभालने वाले तैयार हैं। सुबह जब बच्चे खेत में पहुंचे तो लालटेन अब भी जल रही थी। नीचे मिट्टी पर रमेश शांत लेटा था। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जैसे वो सोते हुए भी पहरा दे रहा हो। गांव भर के लोग जमा हो गए। किसी ने धीरे से कहा, बाबा रमेश चला गया, पर लालटेन तो अब भी जल रही है।
बलदेव के बेटे ने कहा, क्योंकि मिट्टी किसी की मौत नहीं देखती, वो बस विरासत देखती है। उस दिन पूरे गांव ने तय किया, हर साल जब पहली ठंड पड़ेगी सबसे पहले बाबा रमेश की लालटेन जलाई जाएगी। वो लौ अब सिर्फ एक रोशनी नहीं थी, वो विश्वास थी, परंपरा थी और एक किसान की आत्मा थी। रात को जब सब घर लौटे, नीम के नीचे की मिट्टी से हल्की सी रोशनी उठी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, मैं अब भी यही हूँ और मिट्टी अब भी जिंदा है। साल गुजरते गए। गांव की गलियों में अब नए घर बन गए थे। लाल ईंटों की दीवारें, मोटरसाइकिलें और मोबाइल फोन पर खेतों के बीच अब भी एक नीम का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ के नीचे रखी थी वही पुरानी लालटेन। कांच थोड़ा धुंधला हो गया था, पर जब भी कोई बाती सीधी करता, लौ वैसे ही जल उठती थी, स्थिर, शांत और जिद्दी। अब गांव का नाम बदल चुका था, रामसरनपुर। हर किसान गर्व से कहता, हम उस मिट्टी के वंशज हैं जहां पहरेदार कभी नहीं सोते। गांव के बच्चे अब स्कूल में किताबों के साथ खेती भी सीखते थे। मिट्टी गुरुकुल अब एक बड़ा संस्थान बन चुका था। वहां हर दीवार पर लिखा था, मिट्टी को समझना खुदा को समझने जैसा है। हर साल सर्दी के पहले दिन गांव के लोग लालटेन पर्व मनाते। शाम को जब सूरज डूबता, हर घर की चौखट पर, हर खेत की मेड़ पर लालटेनें जल उठतीं, जैसे पूरा गांव कह रहा हो, हम अब भी जाग रहे हैं बाबा। वक्त के साथ सब बदल गया, पर कुछ चीजें नहीं बदलीं। वो मिट्टी, वो लालटेन और वो कहानी जो अब लोककथा बन चुकी थी। दूर दूर से लोग आते, शहरों के पत्रकार, बच्चों के शिक्षक, कलाकार, सब कहते, ये गांव कोई जगह नहीं, एक सबक है। एक सर्द शाम मिट्टी गुरुकुल के मंच पर एक छोटा बच्चा खड़ा था। नाम था अर्जुन। वो रमेश का पोता था। उसने दोनों हाथों में लालटेन पकड़ी थी और बोला, मेरे बाबा कहते थे, मिट्टी की उम्र इंसान से ज्यादा होती है। जो इसके साथ सच्चा रहता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। अर्जुन ने आगे कहा, आज मैं वादा करता हूं कि इस लालटेन की लौ कभी बुझने नहीं दूंगा, क्योंकि ये सिर्फ रोशनी नहीं, ये हमारे बाबा की सांस है। लोगों की आंखें नम थीं। कोई कह रहा था, देखो बाबा रमेश का ही चाल ढाल है इसमें। कोई बोला, रामसरन की आत्मा लौट आई है। रात गहराती गई। लालटेनों की रोशनी खेतों में फैली हुई थी और दूर तक सुनाई दे रही थी बच्चों की आवाजें, मिट्टी अमर है, मिट्टी अमर है। नीम के पेड़ के नीचे हवा चली, पत्ते झूमे और लालटेन की लौ थोड़ी सी हिली, जैसे कोई पुराना पहरेदार फिर मुस्करा उठा हो। अर्जुन वहीं बैठ गया, मिट्टी उठाई और बोला, बाबा अब पहरा मैं दूंगा। और तभी पेड़ के ऊपर से एक पत्ता गिरा, सीधे उसकी हथेली में। वो पत्ता गर्म था, जैसे अभी अभी किसी के हाथ से छूकर गिरा हो। अर्जुन ने ऊपर देखा, आसमान में तारे थे, पर उनमें एक तारा बाकी सबसे ज्यादा चमक रहा था। वो मुस्कराया और धीरे से कहा, रामसरन बाबा, अब आप आसमान से पहरा दे रहे हैं, है ना? हवा फिर चली। लालटेन की लौ स्थिर हो गई और पूरे खेत में वो मिट्टी की महक फैल गई जो कभी नहीं मिटती। सुबह जब सूरज उगा, उसकी पहली किरण नीम के पत्तों से फिसलकर उसी लालटेन पर पड़ी। लौ झिलमिलाई और जैसे ही धूप उससे टकराई, वो रोशनी मिट्टी पर गिरकर चमक उठी। अब मिट्टी सिर्फ जमीन नहीं थी, वो कहानी थी, वो इतिहास था, वो विश्वास था। गांव के लोग कहते हैं, आज भी ठंडी रातों में अगर नीम के नीचे बैठो तो मिट्टी से एक धीमी आवाज आती है, मैं जागता हूं बेटा। मिट्टी कभी नहीं सोती। मिट्टी को छोड़ने वाला सब कुछ खो देता है और जो उसके साथ रहना सीख जाए वो खुद अमर हो जाता है। अगर आप अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपको ये सच में पसंद आया। तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इन कहानियों की मदद से सुकून भरी नींद पा सकें। वीडियो के अंत में कुछ खाली हिस्सा है, लेकिन उसे छोड़कर वीडियो बंद मत कीजिए। जब दर्शक बीच में ही वीडियो बंद कर देते हैं तो YouTube को लगता है कि हमारी वीडियो बेकार है और YouTube हमारे वीडियो को नए लोगों तक भेजना बंद कर देता है, जिससे मेरा मनोबल कम होता है। और जब मेरी वीडियो अच्छी परफॉर्म करती है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी और सुकून भरी कहानियां लाने का। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में योगदान दे सकते हैं। अपने मोबाइल का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए, फ़ोन साइड में रख दीजिए, आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और इस वीडियो के साथ आराम से सो जाइए। शुभ रात्रि।